गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कर रहे हैं क्लास 10th का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। और कल हमने एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट के 6 पार्ट थे। हमने उसमें से 4 किए थे, 2 हमने पहले कर लिए थे और हमने सेकंड सम किया था। तो आज हम थर्ड सम शुरू करते हैं। थर्ड सम है स्टेटमेंट वाला है। आपको स्टेटमेंट पढ़ के पहले समझना पड़ेगा कि उसमें क्या दे रखा है, फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या मानना है, क्योंकि हमने 2 वेरिएबल मानने हैं, एक्स और वाई। तो देखते हैं वो क्या हमने मानना पड़ता है। ठीक है, तो अगर मैं थर्ड के फर्स्ट सम की बात करूं, थर्ड के फर्स्ट सम में है 2 नंबर्स हैं, उनका डिफरेंस 26 है। 2 नंबर्स का डिफरेंस 26 है और एक नंबर सेकेंड नंबर का कितना है, 3 गुना है, 3 टाइम्स है। ठीक है, और उनको फाइंड आउट करना है। ऊपर स्टेटमेंट में लिख भी रखा है कि जो फॉलोइंग प्रॉब्लम्स हैं लीनियर इक्वेशन की, पेयर की, इनको किससे सोल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि हमें लगानी है। सबसे पहले हमें 2 नंबर्स मानने हैं, 2 नंबर्स, क्योंकि इसने ये दे रखा ना 2 संख्याओं का अंतर, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स 26। तो 2 संख्याओं का अंतर, तो संख्या मान लेते हैं। माना पहली संख्या, ठीक है, माना पहली संख्या, माना एक संख्या, लेट 1 नंबर x मान लिया, और माना दूसरी संख्या, सेकेंड नंबर हमने y माना। सबसे पहले कंडीशन, दोनों का डिफरेंस 26 है। तो इसमें क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है। डिफरेंस कितना दे रखा है, 26। तो डिफरेंस मतलब माइनस करोगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। बस यही हमारी इक्वेशन है। एक इक्वेशन हमें मिल गई। दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन है कि एक नंबर सेकेंड नंबर का 3 गुना है, 3 टाइम्स। 3 गुना का मतलब क्या हो गया, मान लेते हैं जो x है वो y का 3 गुना है। x y का 3 गुना का मतलब x बराबर 3y, ये आप मानोगे। तो दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये हो गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हमारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 थी, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 थी। x इक्वल टू 3y, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इस 3y को इधर लेके आने की जरूरत नहीं है। देखो ये इससे आसान बनेगा, समझो मेरी बात को। पहले हम क्या करते थे, 1 से x की वैल्यू निकालते थे, 2 में पुट करते थे। 2 में पहले से ही वैल्यू आई हुई है, 2 में पहले से ही x की वैल्यू 3y आई हुई है। इसका मतलब ये 2 की वैल्यू 1 में पुट कर सकते हैं। तो क्या लिखो यहाँ पे, पुट मतलब मैं हिंदी में लिख रहा हूं, तो x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर x बराबर 3y आप 1 में रख दो, इससे आसान रहेगा। वैसे तो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो y को इधर लेके 1 से निकाल के 2 में भी पुट कर सकते हो, या फिर मैंने कहा था कि 2 से 1 में भी पुट कर सकते हैं। तो ये मैंने 2 की वैल्यू 1 में रखी है, यहां रखेंगे 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26 और y हुआ 26/2 मतलब 13। देखो निकल गया ना, मैं क्या कह रहा था, इससे आसान बनेगा। तो देखा जाता भी, देखो क्वेश्चन को देख लो, ये इक्वेशन है। अब 1 से 2 में रखना आसान है कि 2 से 1 में रखना आसान है, 2 से 1 में आसान है ना, क्योंकि 2 में पहले से वैल्यू आई हुई है, हमें कुछ भी इसको तोड़ना मरोड़ना नहीं है। ठीक है, कोई उधर लेके जाना, कोई उधर, कुछ नहीं, सीधी वैल्यू रख दो। अब ये y की वैल्यू 13 आई है, ये आप 2 में रख दो या 1 में रख दो, कहीं रख दो, 2 में आसान रहेगी ना। अब देखो ये 13 किस में आसान रहेगी, 2 में आसान रहेगी। तो y बराबर 13 समीकरण 2 में रखने पर x 3 गुना में 13 मतलब 39, x बराबर 39, y बराबर 13। ये हमारे 2 नंबर आ गए। लेकिन बच्चों अनुस्वर जरूर लिखा करो। अतः ये लाइन पहली संख्या बराबर 39, अतः दूसरी संख्या बराबर 13, ये जरूर लिखा करो। बच्चे लिखते नहीं हैं, ये जरूर लिखा करोगे। सब आप में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे ये देखने को मिलती है,
जितने भी बच्चे आप देखते हो, जितने भी काम भेजते हैं, उनमें से आधे बच्चे ये नहीं लिखते। आधे बच्चों का मतलब 50% बच्चे नहीं लिखते। 50% थोड़े नहीं होते, कोई 2-4 बच्चे ना लिखे तो कोई बात नहीं, 1-2 बच्चा ना लिखे तो कोई बात नहीं, लेकिन आधे बच्चे नहीं लिखते। ये लाइनें आखिर की जरूर लिखा दो। हमारा कोई भी वैल्यू आती, कोई भी आंसर आता, लिख दो। सो द फर्स्ट नंबर, सो द सेकंड नंबर, ये लिख लोगे इंग्लिश में। पुट x इक्वल टू 3y इन 1। आओ सेकंड पार्ट पे आओ। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट है, इसमें क्या दे रखा है, दो संपूरक कोण। कौन से कोण होते हैं? कंप्लीमेंट्री कोण। कंप्लीमेंट्री कोण कौन से होते हैं? नहीं कंप्लीमेंट्री नहीं, सप्लीमेंट्री। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। पूरक कंप्लीमेंट्री और संपूरक सप्लीमेंट्री। तो पूरक और संपूरक जो 90 डिग्री का है वो तो होता है कंप्लीमेंट्री। जिन दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो, जिन दो कोणों का जोड़, जैसे कि एक कोण 80 डिग्री का, एक कोण 10 डिग्री का, दोनों का जोड़ कितना आया? 90। तो इनको हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। एक कोण 100 डिग्री का, एक कोण 80 डिग्री का, दोनों का जोड़ कितना आया? 180 डिग्री। इनको हम कहेंगे सप्लीमेंट्री, संपूरक कोण। ठीक है, मतलब कंप्लीमेंट्री संपूरक कोई एक कोण नहीं होता। मैंने लिख दिया एक कोण 180 डिग्री का, मैं कह दूं ये कंप्लीमेंट्री है कि सप्लीमेंट्री? अरे एक का नहीं बता सकते, हमने दो कोण चाहिए, दो कोण चाहिए, दो एंगल चाहिए, उनका जोड़ अगर आता है 180 तो फिर तो हम वो सप्लीमेंट्री, और अगर आता है 90 डिग्री फिर हम वो कंप्लीमेंट्री। ठीक है, कंप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, पूरक, संपूरक। समझ गए? पूरक संपूरक। 90 का पूरक नहीं, 90 का तो राइट एंगल ट्रायंगल समकोण होता है। वो दो कोण जैसे 70 और 10, 70 और 20, 60 और 30, 85 और 5, ये दोनों कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। ये दोनों कैसे? कॉम्प्लीमेंट्री। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि इन सबका जोड़ कितना आता है? 90 आता है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, दो एंगल मान लेते हैं ना। दो एंगल मानना है ना। लेट वन एंगल x मान लिया, लेट सेकंड एंगल y मान लिया। ठीक है, हिंदी में क्या लिखना है? माना एक कोण, माना दूसरा कोण। ठीक है, पहली कंडीशन, बिकॉज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री सो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1। ये दो कोण सप्लीमेंट्री हैं तो दोनों का जोड़ 180 होगा। एक कंडीशन हमारी हो गई। दूसरी और पढ़ लेते हैं। दूसरी में क्या दे रखा है भाई? एक कोण दूसरे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मोर है। तो दूसरी कंडीशन, ऑल्सो वन एंगल इज 18 डिग्री मोर देन दी सेकेंड एंगल। ठीक है, तो इसका मतलब एक एंगल x y से 18 ज्यादा है। अब मैं इसको भी इक्वेशन नंबर 2 मानूंगा। मैं y को इधर नहीं लेके आऊंगा, नहीं लेके आऊंगा। क्यों नहीं लेके आऊंगा? क्योंकि अब मैं ये वैल्यू यूं की इसमें पुट कर दूंगा। अरे समझो, ये x की वैल्यू आई तो ही है, हमें क्या करना पड़ता है? 1 से वैल्यू निकाल के 2 में रखना पड़ता है, लेकिन 2 में पहले से आई हुई है तो क्यों ना मैं 2 से 1 में रख दूं, ताकि मेरा काम आसान बने। मैं 1-2 स्टेप से बच जाऊंगा, मेरी 1-2 लाइन कम होंगी। ठीक है, और क्वेश्चन हमारा ठीक होगा, नंबर पूरे मिलेंगे। तो क्यों ना ये वैल्यू जो 2 में आई हुई है, पुट वैल्यू ऑफ 2, या लिख दो वैल्यू ऑफ, ये लिख दो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 इन इक्वेशन 1। ये 1 में रख दो। यहां पे x की जगह पे कितना लिख दिया? y प्लस का 18, फिर एक और y है, फिर बराबर 180 है, y प्लस वाई 2y प्लस 18 बराबर 180। इसको उधर ले जाओ, 2y बराबर 180 माइनस के 18, घट के कितना आया? 170, 162। हाँ 162 आया। और y बराबर 162 बाय में 2 कट के आया मेरा 81। तो y इज इक्वल टू 81। ठीक है, y इज इक्वल टू 81। अब ये वैल्यू 1 में रख दो, 2 में रख दो, आपकी मर्जी। पुट y इज इक्वल टू 18 इन
2 में ठीक रहेगी। अच्छा बताओ क्या आएगी। यहां पे मैंने रख दिया 81, यहां पे 18, 81 प्लस 18 मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी 99, है ना। ठीक है, अब सबसे जरूरी बात यहीं पे छोड़ोगे ना, आखिर की लाइन में कौन लिखेगा। सो वन एंगल कितना 99, सेकेंड एंगल 81। अच्छा हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कंडीशन में क्या थी, दोनों सप्लीमेंट्री हैं, दोनों का जोड़ 180 है। क्या है दूसरी कंडीशन, एक एंगल दूसरे एंगल से 18 ज्यादा। क्या 18 ज्यादा है? क्या 99 81 से 18 ज्यादा है? अरे है, घटा के देख लो, 18 ही तो है, तो सही आए हैं। ठीक है, ये जांच पड़ताल भी कर लिया करो ताकि हमें पता चले कहीं गलत तो नहीं निकल गया, ऐसी पड़ गई। ठीक है, जांच पड़ताल हमें अपने माइंड में करनी है, वो लिख के थोड़ी दिखानी है। ठीक है, तो जांच पड़ताल करनी हो तो अपने दिमाग में कर लो भाई, हाँ हमारा सही आया हुआ, उसकी वेरीफाई थोड़े करना, क्या वेरीफाई करो। ठीक, वो तो कोई जरूरत नहीं है। अगला है थर्ड पार्ट है, एक क्रिकेट टीम है, उसके जो कोच है उसने 7 बल्ले मतलब बैट्स 6 बॉल्स 3800। अच्छा ठीक है, अच्छा 7 बैट्स 6 बॉल्स 3800 इतने में उसने खरीदे, और जो बाकी बाद में उसने 3 बैट्स 5 बॉल्स 1780 रुपीज में इतने में खरीदे। क्या फाइंड करना है, फाइंड दी कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल। देखो हम मानते क्या, हम वही चीज मानते हैं जिसका हमने पता नहीं होता। हमने ये तो पता है कितने बल्ले, कितने गेंद, कितने बैट, कितने बॉल खरीदे, कितने के खरीदे, टोटल कितने के खरीदे पता है, पर आपको क्या ये पता है कि एक बैट कितने का है। ठीक है, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, क्वेश्चन में पूछ रखा वही मानना। देखो दो तरीके से समझ सकते हो, एक तो वो मानना है जिसका हमें नहीं पता, या फिर क्वेश्चन में जो पूछ रखा है या वो मानना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, कॉस्ट ऑफ 1 बैट 1 बॉल, तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट रुपीज एक्स। मतलब इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, हिंदी में माना एक बल्ले का मूल्य। ठीक है, ये इसका यही है, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, वो मैंने कितना माना रुपीज वाई। ठीक है, माना एक गेंद का मूल्य, जैसे यहां पे ना माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक गेंद का मूल्य। अब इक्वेशन इसकी बड़ी आसान है। अच्छा मैं सीधी इक्वेशन लिख देता हूं, अगर आप लिखना चाहो तो स्टेटमेंट वाली लाइन यूं की यूं लिखनी पड़ेगी। क्या, कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स आर 3800। अगर आपको एक लाइन डालनी है तो अच्छी बात है, कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स आर रुपीज 3800, सो 7x प्लस 6y इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसे थोड़ा सा ठीक रहेगा। हिंदी में क्या लिखोगे, चलो हिंदी में आगे लिख, दूसरी लाइन में हिंदी में लिख देता हूं, मिक्स तो नहीं हो जाओगे। तो दूसरा क्या लिखोगे, इसका यहीं पे हिंदी में बता देता हूं। सो अच्छा इसका क्या लिखा था, 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य कितना 3800 रुपए। ठीक है, तो अगली दूसरी इक्वेशन, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, समझ रहे ना। तो इसको साफ कर दो, क्योंकि ज्यादा लिखने में थोड़ा सा कम समझ में आता है। मैं सीधी इक्वेशन लिखता हूं, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2। दूसरी कंडीशन में कितने थे, 3 और 5 थे, तो 3x प्लस 5y 1780, 1780। अब सुनो ये हुआ क्या, देखो एक बैट का मूल्य x था तो 7 बैट का मूल्य 7x, एक गेंद का मूल्य y था तो 6 गेंद का 6y 6 बॉल का, एक बैट का x था तो 3 बैट का 3x, एक बॉल का y था तो 5 बॉल का
5y और बराबर में टोटल। ठीक है, इस तरह से इक्वेशन बनाते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इसको सोल्व करना है। अब इसमें वैल्यू डायरेक्ट आई नहीं हुई है, ना तो 1 में ना 2 में। इसमें करते हैं हम वैल्यू निकालते हैं। समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 6y को उधर ले जाओ, 7x 38 100 माइनस का 6y 7 बटे में ले आओ, x बराबर में ये वैल्यू किस में रखनी है, 2 में। देखो 1 से निकाली है तो 1 में नहीं रख सकते, 2 में रखेंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन 1 नहीं 2 इन 2, हाँ रखो फिर 2 में। 3 3800 माइनस का 6y बटे 7, ये मैंने x की वैल्यू रख दी, प्लस 5y बराबर 1780। ये जो 3 होता है नीचे वाले के साथ गुना में नहीं होता, ऊपर वाले के साथ होता है। ठीक है, तो 3 की गुना करोगे ऊपर वाले के साथ, 3 की गुना करोगे 3800 के साथ। 0 0 3 8 24, 3 3 9 2 11। ठीक है, 3 की गुना हमें 38, देखो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई पूरे से लेकिन ऊपर वाले से। तो 3 की 3800 से गुणा कर दी, 6 के साथ भी कर दो 18y और बटे में 7 प्लस 5y बराबर 1780। इसका लो एलसीएम, एलसीएम लेना पड़ेगा भाई, ये बराबर है ना, बराबर इधर, इसे इधर इधर वाले का पूरे का, बराबर के निशान से इक्वल के सिंबल से इधर इधर वाले का पूरे का। 7 से 7 कट गया, 11400 माइनस 18y और प्लस में 7 की, इसके बटे में तो कुछ नहीं है, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उससे सीधी गुना, 7 पंजे 35 और इधर 1780। अब ये 7 उधर जाएगा। ठीक है, आप यहां से भी 7 उधर ले जा सकते हो, ऐसे समझ लो, यहां से भी 7 उधर ले जा सकते हो, फिर इन दोनों से गुणा कर देना, एक ही बात है। 7 पंजे 35 और इससे भी गुणा कर देना, ले जा सकते हो उधर, लेकिन ऐसा मत करना कि इसको से गुणा कर दो, इसको छोड़ दो, इससे भी करनी पड़ेगी। 11400 माइनस के नहीं प्लस के बचे 17y। ठीक है, 35y में से 18y गया, 7 गया उधर, 0 7 8 56, 5 7 7 49 5 55, 5 7 1 7 और 5 12। अब ये उधर गया 17y, 12460 में से 11400 घटा दो, 1060 1060 बटे के 17 भाग कर लेना, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना था ये। ठीक है, इसको भाग कर लोगे, भाग करेंगे कितने भी चलेगी, 106 है, शुरू में चलेगी 6 पे, 6 7 42 हो रहा है भाग। कुछ गलती तो नहीं कर दी, 0 में से 0, 6 के 6, 4 के 4, 1 का 1, 17 सिक्का 102 बचेंगे 4, 40 नहीं होगा, लगता है कुछ गलती कर दी। वो 1750 था, पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। मैं भी सोच रहा ये भाग क्यों नहीं हो रहा। सॉरी बच्चों, यहां पे 5 करना है तो यहां पे 5 करना है, अभी कर देते हैं, 1 मिनट रुको। यहां पे 5 कर देते हैं, यहां पे 5 कर देते हैं। ठीक है, और 7 की गुना करेंगे तो ये गुना क्या आएगी इसकी, 0 7 पंजे 35, 3 7 7 49 और 3 52, 5 और 12, हाँ ये हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे ये
12,250 था और इसमें से घटा देना, अब हो जाएगा, घटाएंगे तो 0, 5, 12 में से 4 गए 8, बिल्कुल सही। 850 बटे 17, 17 50 रुपए। ठीक है। अब x पुट y इक्वल टू 50 इन, इसमें रखेंगे, इसमें, इसको 3 नाम दे दो, यहां से डायरेक्ट निकलेगा 3। x इक्वल टू 3800 माइनस 6, y की जगह 50 रख दिया और y में है 7। ठीक है। ये देखो 3800 है, वो 300 है, घट के आएगा 3500, 7 500, x का 500 है, y का 50 है। ठीक है। छोटी सी गलती थी, कोई बड़ी गलती नहीं थी, तो हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है। अब आगे देखते हैं, इस गलती को देख लेना। और यहाँ पे हाँ आखिर में 2 लाइनें, सो कोस्टो 1 बैट कोस्टो 1 बॉल, अतः एक बल्ले का मूल्य, एक गेंद का मूल्य। ठीक है। अगला पार्ट, हाँ अगला है, देखो अगले में एक नगर है, नगर में टैक्सी के फेयर की बात कर रहा है, टैक्सी के फेयर की। वो जो टैक्सी का फेयर है, भाड़ा है, वो क्या कहता है, एक फिक्स्ड चार्ज है उसका। देखो टैक्सी का किराया किस तरह से है, आप बात को समझो। हम किसी के पास, गाड़ी वाले के पास गए, हमें कहीं जाना है, मान लो टूर पे जाना है, कहीं भी गए, चंडीगढ़ जाना है, बाहर शिमला जाना है, कहीं भी मान लेते हैं। ठीक है। चाहे हमें हांसी तक ही जाना हो, हम गाड़ी वाले के पास गए, अगर हमें हांसी जाना है तो वो थोड़े से कम रुपए लेगा, है ना, 300 400 500। और अगर मान लो 1000 भी लेता होगा, खैर मुझे पता नहीं। मान लो हमने जाना है चंडीगढ़, तो फिर वो 2-3 हजार लेगा। मान लो हमने और आगे जाना है तो 5-6 हजार लेगा। वो किस तरह से किराया देगा, सुनो। सबसे पहले तो वो लेगा, डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस सोचेगा कितनी, है ना, कितनी डिस्टेंस है भाई। 50 किलोमीटर जाना है, 100 किलोमीटर जाना है, 200 किलोमीटर जाना है, 500 किलोमीटर जाना है। पहले तो डिस्टेंस देखेगा, डिस्टेंस के बाद उसकी वो बचत देखेगा, सेविंग। अब मान लो 50 किलोमीटर जाना है, वो आइडिया लगाएगा अपने वैन के ऑयल का खर्चा, तेल का कितना खर्चा है भाई, कितना तेल लेगी। मान लो कि वो तेल ले लेती है 300 रुपए, 50 किलोमीटर जाना है, किलोमीटर 300 रुपए, वो मान लो कि गाड़ी का तेल लग जाएगा, उसकी गाड़ी में 300 रुपए का तेल डलाएंगे तो खत्म हो जाएगा। तो क्या वो 300 रुपए लेगा? नहीं, वो एक्स्ट्रा अपनी सेविंग कुछ न कुछ जोड़ेगा, चाहे वो 100 रुपए एक्स्ट्रा ले, यही होता है ना, हमेशा यही होता है, चाहे वो 100 रुपए एक्स्ट्रा ले, चाहे वो 200 रुपए एक्स्ट्रा ले। ये तो मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, बाकी लेने वाले तो भी ऐसा है, डबल लेते हैं, पता ही है वो तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, कोई बड़ी बात नहीं, समझ गए। तो होता क्या, अगर उसको 100 किलोमीटर जाना है, मान लो कि उसका 700 रुपए का, मान लो ऑयल का खर्चा हो जाएगा, भाई 700 रुपए का तेल लेगी गाड़ी, बाकी फिर ऊपर की सेविंग। तो देखो ये जो सेविंग है ना, ये उसका फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड चार्ज, ये तो फिक्स है, मुझे तो मेरे बचत के इतने तो बचने चाहिए, वरना फायदा क्या है, ठीक है। तो ये तो फिक्स्ड है, इसको हम नियत किराया कह सकते हैं, नियत किराया। बस ये बात समझ लो, उसके बाद ये आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस का है ना, ये अतिरिक्त है, अतिरिक्त किराया कह लो, ठीक है। दरअसल 2 चार्ज होते हैं, हमें पता नहीं, क्योंकि गाड़ी वाला हमें अलग अलग थोड़े बताता है कि मेरी गाड़ी इतने का तेल लेगी, इतने मेरे बचत के, वो तो इकट्ठा बताता है ना, इकट्ठे जोड़ के बताएगा 300 700 1000 रुपए लगेंगे भाई, हांसी जाना है तो ठीक, हिसार जाना है तो ठीक, वरना नहीं, ठीक है। तो ये होता है ना, ये क्या कह सकते हैं इसको, पर किलोमीटर का, पर किलोमीटर का चार्ज। इस बात को समझ गए। दरअसल किराए में 2 किराए छुपे हुए होते हैं, हमें पता नहीं होता।
तो किसी कोई भी है, कोई भी ट्रांसपोर्ट वाला, कोई भी गाड़ी वाला है, तो वो अपने दो तरीके के, देखो पहले तो वो तेल का आइडिया लगाएगा, भाई 500 किलोमीटर जाना है तो तेल कितने का तेल लगेगा उसका आइडिया लगाएगा, फिर लगाएगा भाई हाँ अगर इतनी दूर जा रहा हूं, मेरा दिन लग रहा है, तो उस हिसाब से, क्योंकि अगर वो जाएगा तो उसका एक दिन वहीं पे रहना है, उसको 2 दिन रहने हैं, 3 दिन रहने हैं, ये बात भी तो है। मान लो आपको 500 किलोमीटर जाना है, आपको 1 दिन में आना है, वो कम लेगा, आपको 2 दिन में आने हैं, 3 दिन में आना है, वो फिक्स्ड है, वो फिक्स है। जो ऊपर से लेता है ना, वो गाड़ी के खर्चे के अलावा जो ऊपर से कमाता है वो फिक्स्ड है। तो इसमें जो चार्ज हैं वो हमें 2 मानने पड़ेंगे। कौन से? लेट फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज मतलब नियत किराया। कितना माना? मैंने माना ₹X, माना नियत किराया ₹X। अब है प्रति किलोमीटर का किराया, अतिरिक्त चली गई दूरी, ठीक है। लेट चार्ज ऑफ पर किलोमीटर, या पर किलोमीटर चार्ज मतलब प्रति किलोमीटर का किराया, प्रति किलोमीटर का किराया। इसके आगे माना भी लिख लेना, माना नियत किराया, माना प्रति किलोमीटर का किराया, इतने रुपए, Y रुपए, 2 चार्ज हो गए। अब कंडीशन देखो, वो गया 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाने के उसको दिए 105 रुपए, ठीक है। चार्ज ऑफ 10 किलोमीटर इक्वल टू ₹105। 10 किलोमीटर का किराया 105 रुपए है। आप समीकरण बनाओ। समीकरण कैसे? गाड़ी गई है 10 किलोमीटर, कितने रुपए लेगा? ये X तो फिक्स है, X तो लेगा ही लेगा, प्लस में 1 किलोमीटर जाने में उसकी गाड़ी Y का खर्चा करती है, 1 किलोमीटर जाने में उसकी गाड़ी Y का खर्चा करती है, 10 किलोमीटर जाने में 10Y वो खर्चा कर देगी, कुल मिला के उसके 105 रुपए हो गए। फिक्स्ड चार्ज और 10 किलोमीटर जाने का चार्ज मिला के टोटल 105 रुपए हुए। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? ये वो फिक्स्ड चार्ज है जो ऊपर से वो सेविंग हम सोच के लेते हैं, ये वो 10 किलोमीटर जाने का गाड़ी का खर्चा है। दूसरी बात, फिर क्या कहता है, 155 रुपए कितने के लेते हैं? 15 किलोमीटर के। चार्ज ऑफ 15 किलोमीटर इक्वल टू ₹155। अब 15 किलोमीटर एक का Y है, 15 किलोमीटर का तो 15Y है, और ऊपर से X और ले रहा है, तो X प्लस 15Y बराबर 155। समीकरण नंबर 2 है मेरी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इतने बात समझ लो, क्योंकि आगे तो इक्वेशन है, इक्वेशन सोल्व करनी है। इससे ज्यादा मैं अब, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं इतना ही करवाऊंगा। कितने हो गए? 4 हो गए ना? हाँ, इतना ही करवाऊंगा 4। अब ये 2 इक्वेशन बन गई, इनको आपको सोल्व करना है। आगे तो देखो आसान है। फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस 10y को उधर ले जाओ। चलो एक बार तो लिख लेते हैं, x प्लस 10y बराबर 105। 10y उधर गया, 105 माइनस का 10y। अब ये किस में रख दो? 2 में रख दो। पुट इनटू 2 में रखा, यहां रखा। 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। 105 है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा। अच्छा, ये 15y में से 10y गए, 5y बराबर 155 माइनस 105, 5y बराबर 50 और y बराबर 10। y 10 आ जाएगा। y 10 आने के बाद ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे? यहां रखेंगे, तो x का मान 5 रुपए आ जाएगा। यानी कि उसकी गाड़ी 1 किलोमीटर जाने में 10 रुपए का खर्चा करती है, और बस यूं मान लो, और 5 उसके अतिरिक्त ऊपर वाला है, ठीक है। ये ऐसे भी समझ सकते हो। मान लो कि वो 10 का खर्चा नहीं करती, फिर भी वो आइडिया लगाएगा, भाई मान लेता हूं मेरी गाड़ी 10 का खर्चा कर रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से वो सोच के, भाई इतना मेरा 1 किलोमीटर का चार्ज हो गया, ये मेरा फिक्स चार्ज हो गया।
ठीक है। अब जिसको जितने किलोमीटर जाना है उतने का उसका खर्चा हो जाएगा। अब ये ज्यादा किलोमीटर जाएगा तो ज्यादा खर्चा हो जाएगा। ठीक है, तो आज स्टूडेंट्स ये 4 पार्ट हैं, ये 4 करना, अच्छे से करना, समझ के करना। ठीक है, ओके, थैंक यू।